हेलो स्टूडेंट, आई नाउ स्टार्ट ट्रांजिस्टर बायसिंग। आज हम इस वीडियो में आपको ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड पर कुछ पॉइंट एक्सप्लेन किए गए हैं। इन पॉइंट के बेस पर हम ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बच्चों, नंबर 1 ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स यानी ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बताने होंगे। दूसरा हमको टाइप ऑफ करैक्टरिस्टिक्स बतानी होगी। थर्ड पॉइंट हमको सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक कर्व्स, इन पॉइंट के बेस पर हम ट्रांजिस्टर की करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। अब आइए, ट्रांजिस्टर को यूज करने के लिए या उसको उपयोग में लाने के लिए ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। किसी भी सर्किट में इनपुट देने के लिए 2 टर्मिनल्स और आउटपुट प्राप्त करने के लिए 2 टर्मिनल्स यानी कि 4 टर्मिनल की आवश्यकता होती है। इसलिए ट्रांजिस्टर के एक टर्मिनल को इनपुट व आउटपुट के साथ कॉमन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के सर्किट को हम कॉमन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो देखिए, ये हमारा बेस, ये कलेक्टर और ये इमीटर। बेस को हमने इनपुट और इनपुट और आउटपुट के साथ हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। इस बेस पर ट्रांजिस्टर में 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं यानी टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 1 कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 2 कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 3 कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे पास 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। चाहे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर लें, चाहे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर लें। तो एनपी ट्रांजिस्टर के भी 3 कॉन्फ़िगरेशन होंगे और पीएनपी ट्रांजिस्टर के भी 3 कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तो उनमें से हमने सबसे पहले ये है कॉमन बेस। ये हमारा फर्स्ट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। अगर हमको ये हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है एनपीएन के केस में, अगर हम इसको पीएनपी बनाना है, केवल हमको क्या करना होगा, एरो चेंज करना होगा, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाएगा। तो इस तरह से हम केवल इमीटर की डायरेक्शन को चेंज करके कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर सर्किट बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हो गया कॉमन बेस। अब चाहिए हमको कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर में हम इमीटर को कॉमन करते हैं, कलेक्टर को हम आउटपुट पे रखते हैं और बेस को हम इनपुट पर रखते हैं। तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का एक सर्किट है, जिसमें इमीटर को इनपुट जंक्शन के साथ और आउटपुट जंक्शन के साथ कॉमन
कर दिया गया है। यदि बच्चों अगर हम पीएनपी बनाना चाहें तो इसमें क्या करना होगा, हमको केवल एरो चेंज करना होगा, उस कंडीशन में ये पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाता है। थर्ड, कॉमन कलेक्टर। ये हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। बेस को सदैव इनपुट पर रखा जाता है, या आउटपुट पर या तो हम इमीटर को रखते हैं या हम कलेक्टर को रखते हैं। जनरली हम कलेक्टर को ही यूज करते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। कॉमन इमीटर के लिए हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करेंगे। कॉमन कलेक्टर के केस में हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने की हमको विशेष आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इमीटर की कैरेक्टरिस्टिक्स और कलेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स इमीटर में हमको रिजल्ट प्राप्त होते हैं वैसे ही रिजल्ट हमको कलेक्टर के केस में भी प्राप्त होते हैं। इसलिए हम कॉमन बेस और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। आज हम आपको केवल कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जब हम आउटपुट को कांस्टेंट रखते हैं और इनपुट की वैल्यू को वेरी करते हैं, उस कंडीशन में करंट और वोल्टेज के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। वो ग्राफ हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के केस में हम क्या करते हैं, इनपुट को हम कांस्टेंट रखते हैं और आउटपुट को हम वेरी करते हैं। उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। प्राप्त ग्राफ को ही हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो आज हम पहले कॉमन बेस के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, डायग्राम देखिए बच्चों, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट। ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट एक्सप्लेन किया गया है। इस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट बनाने के लिए वोल्ट मीटर पैरेलल में दोनों तरफ भुजाओं में जोड़ दिया जाता है। अमीटर दोनों तरफ सीरीज में ऐड कर दिया जाता है। वोल्ट मीटर पैरेलल में और अमीटर सीरीज में जोड़ते हैं। RH1 और RH2 इनकी सहायता से इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को परिवर्तित कर सकते हैं। MA इस मिलीमीटर की सहायता से इमीटर करंट IE नोट करते हैं। इसकी हेल्प से IC करंट, कलेक्टर करंट नोट करते हैं। अब ये इनपुट जंक्शन कहलाती है, ये आउटपुट जंक्शन कहलाती है। इनपुट जंक्शन इमीटर बेस जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन ये
फॉरवर्ड बाइस पर होती है, यानी कि इनपुट जंक्शन सदैव फॉरवर्ड बाइस पर रखी जाती है। तो एन पी और एन, ये हमने टेंस से लिया है, एन पी एन। इसके केस में एन जो है एन टाइप है यानी नेगेटिव है, तो इसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कहलाती है एल टी, लो टेंशन बैटरी। तो इनपुट सर्किट इस कंडीशन में फॉरवर्ड बाइस पर हो गया। अब आउटपुट जंक्शन को सदैव रिवर्स बाइस पर रखा जाता है। रिवर्स बाइस में इसमें क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस एन टाइप सेमीकंडक्टर को किससे जोड़ दिया जाए, पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव से प्लस माइनस, ये कहलाती है एच टी, हाई टेंशन बैटरी। तो ये इनपुट बन गया आपका फॉरवर्ड बाइस और आउटपुट बन गया आपका रिवर्स बाइस। करंट की डायरेक्शन एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में बाहर की तरफ है, यानी कि ई इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में होने के कारण इमीटर करंट की जो नेचर होगी वो नेगेटिव होगी। बेस करंट आई वी ट्रांजिस्टर के अंदर और इमीटर करंट आई ई वी ट्रांजिस्टर के अंदर मूव करेगी, इनकी नेचर पॉजिटिव होगी। तो ये आपका ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन है। और इसमें क्या है, हम इस ट्रांजिस्टर के लिए यानी कि इस कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट करैक्टरिस्टिक्स और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स प्राप्त करेंगे। तो हमको इनपुट निकालनी है और आउटपुट निकालनी है। तो सबसे पहले हम इनपुट करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। इनपुट करैक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम आउटपुट सर्किट को कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई करेंगे या कांस्टेंट वोल्टेज पर उसको एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस RH2 की हेल्प से कलेक्टर बेस वोल्टेज को एक फिक्स वैल्यू देंगे। उस फिक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग RH2 की हेल्प से इमीटर बेस वोल्टेज की वैल्यू चेंज करेंगे और इस वैल्यू के बेस पर इमीटर करंट IE नोट करेंगे। ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करते हैं, यानी अगेन रिपीट करते हैं, और रिपीट करने के बाद हम वोल्टेज यानी कि इमीटर करंट IE और इमीटर बेस वोल्टेज के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। प्राप्त ग्राफ इनपुट करैक्टरिस्टिक्स कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, ग्राफ, ये ग्राफ इनपुट करैक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इनिशियल में RH2 की हेल्प से कलेक्टर बेस वोल्टेज को 0 वोल्ट पर एडजस्टमेंट करते हैं और 0 वोल्ट पर सेट करने के बाद हम RH2 की हेल्प से इसको इस तरह से रोटेट करते हैं और इसको RH2 की हेल्प से 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 एटसेट्रा के फॉर्म में इस वोल्टेज को इस रेजिस्टेंट की सहायता से यहाँ पर अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद हम इमीटर करंट की वैल्यू को नोट करते हैं, तो हमको इस तरह से ग्राफ प्राप्त होता है। दूसरी बात स्टूडेंट, अगली वैल्यू हम 2 वोल्ट के लिए हम कांस्टेंट करते हैं RH2 की सहायता से और फिर हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, तब हमको ये ग्राफ प्राप्त होता है। इस ग्राफ को हम इनपुट करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये सबसे पहले इस ग्राफ से क्या क्लियर होता है, इस ग्राफ से क्लियर होता है कि यदि हम कलेक्टर बेस वोल्टेज की वैल्यू को इमीटर बेस वोल्टेज की वैल्यू को
इंक्रीज करते हैं, यानी कि BEV की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं, उस कंडीशन में इमीटर करंट IE की वैल्यू इंक्रीज होती है। जिस रेशियो में हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उसी पर्टिकुलर रेशियो में करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि अगर कलेक्टर बेस वोल्टेज की जो वैल्यू है उसको चेंज करने पर इमीटर करंट IE पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इससे क्लियर होता है कि कलेक्टर बेस वोल्टेज की वैल्यू पर इमीटर करंट जो है डिपेंड नहीं करती है। यदि हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स पर कोई एक दो पॉइंट टेक इन कर लें, A और B, इन पॉइंट के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस पर, यानी जिस एक्सिस पर हमने करंट को लिया, करंट ऑन द वाई एक्सिस लेकर और वोल्टेज ऑन द एक्स एक्सिस लेकर जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम यहाँ से ट्राइंगल एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये पॉइंट होता है C। तो ये कहलाएगी आपकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इस पॉइंट पर, यानी कि ये हो जाएगी डेल्टा IE और ये बन जाएगा आपका डेल्टा BEV। इन वैल्यूओं के रेशियो को, यानी कि इमीटर बेस वोल्टेज के डिफरेंस में और इमीटर करंट के डिफरेंस में यदि एक रेशियो फाइंड कर लिया जाए तो उस रेशियो को इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं। RI इक्वल टू डेल्टा BEV बटे डेल्टा IE एट कांस्टेंट BCB, यानी कि चेंज इन इमीटर बेस वोल्टेज बटे चेंज इन इमीटर करंट इज नॉन एज द इनपुट रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को AC रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसकी वैल्यू 20 ओम से 50 ओम के मिडिल होती है। तो ये हमारा क्या है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने क्या, इमीटर करंट को कहाँ लिया हमने, वाई एक्सिस पर, और वोल्टेज को हमने कहाँ लिया, एक्स एक्सिस पर। इस तरीके से हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो जाती है। एक चीज स्टूडेंट और इसमें रह गया एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर हम इनकी साइन की बात करें तो इधर से हम इधर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इधर चलेंगे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा प्रॉपर्टी, और ये आएंगे यहाँ माइनस हो जाएगा, इधर चलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ जाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएंगे। तो यानी कि ये साइन होते हैं किसको किससे जोड़ना है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए स्टूडेंट, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, अब हमको IE की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है। तो सबसे पहले RH1 की हेल्प से IE की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, और IE की वैल्यू एडजस्ट होने के यानी इमीटर करंट की वैल्यू फिक्स होने के बाद RH2 की हेल्प से कलेक्टर बेस वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग कलेक्टर करंट IC की वैल्यू नोट करते हैं। तो 1 टाइम्स, और ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं, तब हमको क्या होता है, एक ग्राफ प्राप्त होता है। उस ग्राफ में कलेक्टर करंट ऑन द वाई एक्सिस एंड कलेक्टर बेस वोल्टेज ऑन द एक्स एक्सिस लेकर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। उस ग्राफ को हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। देखिए ग्राफ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त करने के लिए कलेक्टर करंट IC ऑन द वाई एक्सिस
कलेक्टर बेस वोल्टेज ऑन द एक्स एक्सिस लेकर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त होता है। इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में RHS 1 की हेल्प से, इस रेजिस्टेंट की हेल्प से IE बराबर 0 मिली एम्पियर, -10, -20, -30 मिली एम्पियर करंट हम कांस्टेंट कर लेते हैं, यानी इतनी वैल्यू पर हम फिक्स कर लेते हैं। माइनस साइन यहाँ पर इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ट्रांजिस्टर के बाहर जाने वाली करंट की वैल्यू नेगेटिव में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने वहाँ पर माइनस साइन लगा लिया है। इस ग्राफ से ये स्पष्ट होता है, ये वाला रीजन इसका एक्टिव रीजन है, यहाँ से लेकर ये क्या है, एक्टिव रीजन, ये वाला एक्टिव रीजन हो गया। ये हिस्सा, इधर का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो है सैचुरेशन रीजन है, और ये जो शेडेड एरिया वाला एरिया है वो आपका कट ऑफ रीजन है। तो इस वाले ग्राफ में हमको 3 रीजन प्राप्त होते हैं, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। ये जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि यदि हम वोल्टेज की वैल्यू यानी कि कलेक्टर बेस वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज हो जाती है और एक मैक्सिमम वैल्यू पर जाकर कांस्टेंट हो जाती है। देखिए ये हमने बढ़ाया, कांस्टेंट हो गई, फिर हमने अप्लाई किया, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर अप्लाई किया, फिर कांस्टेंट हो गई और फिर अप्लाई किया, कांस्टेंट हो गई। इससे स्पष्ट होता है, यानी क्लियर होता है कि कलेक्टर करंट बेस और कलेक्टर वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती है। ये इस ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस कंडीशन के आधार पर हम कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम कट ऑफ रीजन को एक्सप्लेन करेंगे। कट ऑफ रीजन में IE बराबर 0 मिली एम्पियर, 0 मिली एम्पियर अप्लाई करने पर इमीटर जो है ओपन हो जाता है। इमीटर ओपन हो जाने पर इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर में कलेक्टर और बेस रीजन में एक करंट फ्लो होती है। इस करंट को हम लीकेज करंट ICVO कहते हैं, यानी कि लीकेज करंट जो होती है कलेक्टर टू करंट कलेक्टर टू बेस व्हेन emitter इज ओपन, यानी कि इमीटर ओपन होने पर एक करंट फ्लो होती है, उस करंट को हम लीकेज करंट कहते हैं। इस लीकेज करंट में, इस कंडीशन में दोनों जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन व कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस में होती हैं और रिवर्स बाइस में होने के कारण ये एक कट ऑफ रीजन में पहुंच जाती हैं, इसलिए इसको कट ऑफ रीजन कहते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया कट ऑफ रीजन। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम इस ग्राफ में कहीं पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उस लाइन में करंट यानी कि करंट
और वोल्टेज का हमको रेशियो चाहिए, तो आर ओ इजकल टू डेल्टा बी सी वी अपॉन डेल्टा आई सी एट कांस्टेंट आई ई बराबर कांस्टेंट। इस वैल्यू को आउटपुट रेजिस्टेंस यानी आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस या कहते हैं। इसकी वैल्यू लार्ज होती है यानी 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 6 ओम के मध्य होती है, तो हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए ये हमारा एक आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया। अब हम बात करेंगे एक्टिव रीजन की। देखिए स्टूडेंट, एक्टिव रीजन कब प्राप्त होता है? एक्टिव रीजन के लिए कलेक्टर, इमीटर, बेस, एक्टिव रीजन के केस में इमीटर, बेस जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज, व कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज पर रखते हैं। जब रिवर्स वाइज पर रखते हैं उस कंडीशन में आउटपुट में एक करंट फ्लो होती है यानी कलेक्टर करंट फ्लो होती है। इस कलेक्टर करंट की वैल्यू BCB पर डिपेंड नहीं करती है, अर्थात कलेक्टर करंट की वैल्यू कलेक्टर बेस वोल्टेज से फ्री होती है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब आई ई बराबर 0 मिली एम्पियर इनपुट जंक्शन को ओपन कर दिया जाता, उस कंडीशन में एक करंट फ्लो होती है। उस करंट को रिवर्स सैचुरेशन करंट ICO कहते हैं। ये रिवर्स सैचुरेशन करंट लीकेज करंट के बराबर होती है यानी ICVO के बराबर होती है। जब इस जंक्शन पर यानी फॉरवर्ड बायस जंक्शन पर कुछ पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज की जाती है, उस कंडीशन में इमीटर करंट IE की वैल्यू इंक्रीज होती है यानी करंट फ्लो होने लगती है। उस करंट फ्लो होने के कारण इमीटर बेस जंक्शन, ये करंट इमीटर बेस जंक्शन की तरफ फ्लो होती है और ये करंट जो है अल्फा आई ई की फॉर्म में इमीटर से बेस रीजन में पहुंचती है। आप जानते हैं कि आई वी बटे आई ई बराबर होता है अल्फा, यानी कि आई वी बराबर हो गया हमारा अल्फा आई ई। ये करंट जो है इस जंक्शन से इमीटर बेस जंक्शन पे पहुंचती है। इमीटर बेस जंक्शन पे पहुंचने के बाद यहाँ पर एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती है। जब इस जंक्शन से इमीटर बेस जंक्शन से कलेक्टर बेस जंक्शन में पहुंचती है, उस कंडीशन में ये अल्फा आई ई ये करंट और प्लस यहाँ से जाने वाली ICO करंट, ये दोनों करंट सम्मिलित हो जाती हैं।
अल्फा आई ई प्लस आई सी ओ बराबर आई ई, यानी कि अल्फा आई ई प्लस आई सी ओ दोनों मिलकर कलेक्टर करंट का निर्माण करती हैं। इस कंडीशन में करंट कलेक्टर करंट की वैल्यू फिल होती है। जिस रेशियो में हम इमीटर करंट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं उस रेशियो में कलेक्टर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब इससे क्या स्पष्ट होता है, ओपन कंडीशन में वी की वैल्यू इंक्रीज करने पर ये एक लीकेज करंट ही रहेगी, इस लीकेज करंट की वैल्यू में वेरिएशन नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या है कि जितनी हम इमीटर करंट इंक्रीज करेंगे उतनी ही हमारी कलेक्टर करंट इंक्रीज होगी। उसका मतलब है आई ई अल्फा आई ई इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई सी, जितनी ये करंट बढ़ेगी उतनी ही करंट बढ़ेगी। इसका मतलब है इस बीसीबी से ये फ्री हो जाएगी, यानी कि इंडिपेंडेंट होगी। और उस कंडीशन में जब ये इसके इंडिपेंडेंट हो गई तो ये कह सकते हैं कलेक्टर बेस वोल्टेज पर ये आधारित नहीं है, इसलिए ये एक्टिव रीजन कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, जितना हम इमीटर करंट बढ़ाते जाएंगे उतनी हमको करंट मिलती जाएगी, तो ये हमारी बन जाएगी इमीटर करंट यानी एक्टिव रीजन। नेक्स्ट सैचुरेशन रीजन। इस रीजन में दोनों जंक्शन इस कंडीशन में इनपुट जंक्शन इमीटर बेस जंक्शन और आउटपुट जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस में होती है। फॉरवर्ड बायस में होने का अर्थ ये है कि बेस रीजन से इलेक्ट्रॉन कलेक्टर रीजन में पहुंचने में कुछ व्यवधान या अपोजिशन उत्पन्न होता है। इस पर एक डैम्पिड फोर्स कार्य करता है, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन में यहाँ पहुंचने में कठिनाई होती है या नहीं पहुंच पाता है। अगर हम BCV की वैल्यू 0 कर देते हैं उस कंडीशन में इस डैम्पिड फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बेस से कलेक्टर रीजन में पहुंच जाता है और कलेक्टर रीजन में पहुंचने के कारण इसमें करंट फ्लो होने लगती है। उस करंट की वैल्यू इस प्रॉपर वैल्यू के यानी कि जो रिवर्स वाइस में करंट की वैल्यू थी उसी करंट की वैल्यू के बराबर होती है। जब हम इसकी वैल्यू और इंक्रीज करते हैं उस कंडीशन में आई सी की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है और ये इस रीजन में पहुंच जाती है। जैसे जैसे हम BCV की वैल्यू -1, -2 और -3 वोल्ट बढ़ाते जाते हैं उस रेशियो में क्या होता है कि जो फ्लो होने वाली करंट है उस करंट की वैल्यू एक नेगेटिव करंट फ्लो होने लगती है। उस नेगेटिव करंट के फ्लो होने के कारण इस रीजन को हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं। तो यानी कि एक नेगेटिव करंट फ्लो होती है। नेगेटिव करंट क्या है, इस वोल्टेज के अप्लाई करने पर एक नेगेटिव करंट फ्लो होती है, उस करंट को हम नेगेटिव करंट कहते हैं या इस रीजन को हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं। कांस्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज पर हम इमीटर करंट IE ऑन द एक्स एक्सिस और कलेक्टर करंट ऑन द वाई एक्सिस लेकर ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इस ग्राफ को ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स ग्राफ या कर्व कहते हैं। इस कर्व में एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। इसको करंट गेन कलेक्टर करंट IC में डिफरेंस व इमीटर करंट IE में डिफरेंस के रेशियो को हम करंट गेन कहते हैं। इसे अल्फा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। अल्फा की वैल्यू 0.9
0.99 के मध्य होती है। तो ये हमारी क्या थी, ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स थी। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने ट्रांजिस्टर की करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया। और इस एक्सप्लेन में हमने वैल्यूओं को रिप्रेजेंट किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे और उसमें हम बीटा को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको नई वीडियो के साथ आपके साथ मिल सकूं।